बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान फ़ाज़िल है और मैं हाज़िर हूँ आपके सामने प्रोग्राम जान है तो जहान के साथ। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में, कि हर दूसरा बंदा ये कंप्लेन करता है कि उसको सर का दर्द होता है रूटीन में। क्योंकि आजकल के कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों को कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई एजड पेशेंट है और उसको सर के दर्द का जो कंप्लेन है उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। जो यंग पेशेंट है उसके सर के दर्द की वजूहात वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन अगर बीइंग एन एक्यूपंक्चरिस्ट अगर मैं आपको ये मशवरा दूं कि आप घर में बैठे अपने सर के दर्द को ट्रीट कर सकते हैं, फ़र्स्ट एड आप खुद को दे सकते हैं अनटिल अनलेस के कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि आपको कुछ टाइम के बाद हॉस्पिटल पहुंचना है या हॉस्पिटल आपसे फासले पे है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं और आप फर्दर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। उसमें यह है कि एक्यूपंक्चर में बहुत ज़्यादा जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट की जा सकती हैं, आसानी से ट्रीट की जा सकती हैं। गो के घर में बैठा हुआ बंदा क्वालिफाइड नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में जाने से बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, आपकी ये इंडेक्स फिंगर और आपका ये थंब, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका ये वाला मसल फ्रंट पे आ जाता है। अगर आप इसको प्रेशर करके लाइक 30 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के प्रेशर से आप इसको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, तो आपके सर के दर्द आपका फौरी उसी वक्त ख़त्म हो सकता है। ये आप एक हाथ पे भी कर सकते हैं और दोनों हाथों पे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये लोकेशन है, जैसे ये आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपका ये थंब है, आप इनको दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये आपका जो मसल फ्रंट पे बाहर आ जाता है, एग्जैक्टली ये आपका पॉइंट है। आप इसको प्रेशर दे सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए और 1 मिनट के लिए और आप अपने सर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सर के दर्द के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि खुदा न खास्ता कोई एजड पेशेंट है, उसका बीपी तो नहीं हाई हो रहा, उसको कोई स्टमक इरिटेशन तो नहीं है, स्टमक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपकी एसिडिटी की वजह से भी आपको हेडेक हो सकती है, आपके बीपी बढ़ने की वजह से भी आपको हेडेक हो सकती है। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। लेकिन आप फर्स्ट एड खुद को दे सकते हो। एटलीस्ट ये चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि ये चीज़ करके या थोड़ा सा खुद को ट्रीट करके हम अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं और बाद में अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप आराम से जाके अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा उसमें ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आजकल के हमारे जो यंग पेशेंट की अगर मैं बात करूं, अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी हमें सर का दर्द हो रहा है। सर के दर्द की भी यंग पेशेंट में थोड़ी सी डिफरेंट सिम्टम्स हैं, डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। लाइक आजकल का जो हमारा नौजवान तबका है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया है। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो बीइंग अ डॉक्टर मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं अपनी प्रैक्टिस में, उसमें ये कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने की वजह से, और बहुत सारे हमारा जो नौजवान तबका है वो बेरोज़गार है। बेरोज़गारी की वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये अक्सर मेरे पास यंग पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि जी हमें हेडेक होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें वन साइडेड हेडेक होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें बैक साइड पे हेडेक होती है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरा मकसद आपको यही था कि मैं आपको ये कुछ चंद आसान सी टिप्स बताऊं ताकि आप ख़ुद को ट्रीट कर सकें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप अपनी हेडेक आप ख़ुद भी ठीक कर सकते हैं। और बात करूं अगर एक्यूपंक्चर की, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्यूपंक्चर जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड रिकग्नाइज ट्रीटमेंट है और आज से नहीं सदियों से पहले इस ट्रीटमेंट की जो है वो डिस्कवर हो गई थी। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड तरीक़ाकार जो ना ये राइज है।
और चाइना के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट जो है वो एक्यूपंक्चर की जो स्टडी है वो कंपलसरी है। अगर आप एक्यूपंक्चर नहीं स्टडी करते तो वो आपको मेडिकल की डिग्री इशू नहीं करते। इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्यूपंक्चर की कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा ये रिकग्नाइज्ड कोर्स है, लोग पढ़ रहे हैं। बज़ाते ख़ुद मैंने भी जितने कंट्रीज़ का विज़िट किया है, लाइक यूएसए, कनाडा, यूके में, श्रीलंका में, दुबई में, इवन के ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्यूपंक्चर जो है वो रिकग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है। लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इवन चाइना के अंदर आज भी ये ट्रीटमेंट जो है, इवन के सवाए सर्जरी के केसेस के चाइनीज़ जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो अपना इवन के नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी भी ख़ुद से ट्रीट कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक्यूपंक्चर जो है वो चाइना के कल्चर के अंदर शामिल है। तो इसलिए एक्यूपंक्चर तरीका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसके तरीक़ाकार को समझने के लिए आपको 4 साल की स्टडी रिक्वायर्ड है। अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आपको 1 साल की स्टडी रिक्वायर्ड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और एज ए लेमैन, एज ए स्टूडेंट आपको 4 साल की स्टडी इसके लिए रिक्वायर्ड है। और बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। WHO ने बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी डिजीज़ रिकमेंड की हैं जो कि एक्यूपंक्चर से ट्रीटेबल हैं। उसमें पहली तो मैं बात करूंगा पेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उसमें आपको हेडेक है, माइग्रेन है, मस्कुलर पेन्स हैं, फ्रोज़न शोल्डर है, बैकएक है, जितने भी क्रॉनिक एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं पेन से रिलेटेड, वो एक्यूपंक्चर से ट्रीटेबल है, ये WHO कहती है। उसके अलावा बहुत सारी और ऐसी डिजीज़ हैं जो कि एक्यूपंक्चर से ट्रीटेबल हैं। लाइक उसमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। लाइक उसमें इवन के ड्रग एडिक्शन है, वो एक्यूपंक्चर से ट्रीटेबल है। उसमें आपकी जितनी एलर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो है जितने भी इवन के आर्थराइटिस है, जो कि हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड आर्थराइटिस एक बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, स्पेशली फ़ीमेल्स के अंदर। और आफ्टर 40 बहुत सारी फ़ीमेल्स को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, और एक्यूपंक्चर से ये ट्रीटेबल है। WHO ने बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ बताई हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं एक्यूपंक्चर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट है। दूसरा ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक्यूपंक्चर के हवाले से कि एक्यूपंक्चर जो है मैजिकल ट्रीटमेंट है। बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी कोमा के पेशेंट को ट्रीट किया है। कोमा के पेशेंट को विदिन 7 डेज़ मैंने ट्रीट करके अल्लाह की मेहरबानी से वो पेशेंट विद फुल मेमोरी वापस आया है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट से। कोई मेडिकेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने उनको एक्यूपंक्चर से ट्रीट किया और तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने उनको ट्रीट किया, और वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो अपनी अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक्यूपंक्चर ही वो वाहिद दुनिया का ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अच्छे तरीके से ट्रीट की जा सकती हैं, और ये कोई टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं है। ये परमानेंट जो भी प्रॉब्लम को हम ट्रीट करते हैं, ये परमानेंटली हम उससे रिजल्ट लेते हैं, परमानेंटली पेशेंट उससे ठीक होता है, और इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। एक जो मैं अपने मोस्टली पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, कि एक्यूपंक्चर की जो एक नीडल है वो बॉडी की 100 ग्राम शुगर लेवल डाउन करती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को मीठा रिकमेंड करता हूँ बिफोर ट्रीटमेंट भी और आफ्टर ट्रीटमेंट भी, क्योंकि एक एक्यूपंक्चर की जो नीडल है वो बॉडी की 100 ग्राम शुगर लेवल डाउन करती है। उसके अलावा जितने भी डायबिटिक लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करवाएं। डायबिटीज़ क्योंकि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूपंक्चर की एक नीडल जो है वो बॉडी के 100 ग्राम शुगर लेवल डाउन करती है, तो ये ट्रीटमेंट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं उनको हम उनकी शुगर को कंट्रोल करके हम उनको टैबलेट्स के ऊपर लेकर आ सकते हैं।
हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि एक्यूपंक्चर से आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। इवन कि दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट डायबिटीज़ ख़त्म नहीं कर सकता। कंट्रोल में ज़रूर आपकी डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन वो आपकी डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती परमानेंटली। बहुत सारी और ऐसी डिजीज़ हैं जो कि एक्यूपंक्चर से परमानेंटली ठीक हो सकती हैं। और जैसे कि जिस तरह, वैसे तो आज मेरा टॉपिक हेडेक का है, ठीक है, उसमें हेडेक को अगर हम डिवाइड करते हैं, माइग्रेन की तरफ लेकर आते हैं, तो माइग्रेन का ट्रीटमेंट भी एक्यूपंक्चर से ट्रीटेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्योरेबल ट्रीटमेंट है। दूसरी बात मैं अपने चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज तक माइग्रेन को कोई प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाता। उसकी मेन वजह ये है कि जब पेशेंट आपके साथ रैंडमली सिम्टम्स के साथ आता है कि जी मुझे सिर्फ एक साइड पे दर्द है, तो हम उसकी टिपिकल जो सिम्टम्स हैं माइग्रेन की, वो आज तक हम पेशेंट से पूछते नहीं हैं, क्योंकि माइग्रेन की बड़ी टिपिकल सी सिम्टम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको वर्टाइगो होता है, आपको चक्कर आते हैं। दूसरा ये कि जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपसे तेज़ रोशनी आप बेयर नहीं कर सकते। जो टिपिकल सिम्टम्स हैं माइग्रेन की, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। आप तेज़ रोशनी, तेज़ धूप आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको चक्कर आते हैं। इवन मोस्टली पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनको क्या होती है, वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इसी के साथ उनका जो है ना वो स्टमक भी डिस्टर्ब होता है। और बीपी भी बाज़ दफ़ा पेशेंट्स का हमने देखा है कि माइग्रेन के पेशेंट्स का बीपी भी शूट अप कर जाता है। तो एक्यूपंक्चर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बहुत ज़्यादा माइग्रेन के केसेस को ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शिफा दी है। तो इसलिए पहले जब हमारे पास पेशेंट माइग्रेन की सिम्टम्स के साथ आता है तो हम उनका सिटी स्कैन उनको रिकमेंड करते हैं, वो चाहे हम प्लेन में करवा लें, चाहे हम उसमें कंट्रास्ट में करवा लें सिटी स्कैन। तब हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर सिटी स्कैन के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर हम पेशेंट को बाकायदा कन्वेंस करते हैं एक्यूपंक्चर के हवाले से। क्योंकि देखें, जितनी भी पेन किलर्स जो है दर्द से रिलेटेड खाई जाती हैं, वो फॉर द टाइम बिंग आपके पेन के रिसेप्टर्स को दबा रही होती हैं। सिम्टम्स को सिर्फ ट्रीट करना ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट ये है कि आप पेशेंट को क्योर करें और परमानेंटली क्योर करें, ना कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट करें। बाकायदा पेशेंट को जो है ना वो उसकी पूरी हिस्ट्री लेके उसके प्रॉब्लम की रूट कॉज को पकड़ के फिर पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। तो बीइंग अ डॉक्टर मेरा ये काम बनता है कि मैं अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करूं और उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर उस चीज़ को फॉलो करूं जो कि मेरी अपनी भी सेफ्टी है और पेशेंट की भी सेफ्टी है। उसमें बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, और लोगों को नहीं पता। हम नीडल्स को रीयूज़ नहीं करते। मैं अगर स्पेशली अपनी बात करूं, क्योंकि मैं किसी और की एग्जांपल नहीं आपको दूंगा, मैं अपनी ही बात आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन इंस्टीट्यूशन से मैंने जो पढ़ा है, सीखा है, जो मेरे टीचर्स हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने हमेशा हमें अच्छे ट्रैक से सिखाया, पढ़ाया और हमेशा उन्होंने अच्छा हमें गाइड किया, मोटिवेट किया। मैं जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ और पेशेंट्स को मैं सारी उसकी डिटेल बताता हूँ, उनको अच्छे तरीके से एक्यूपंक्चर के सारी उनको चीज़ों को बता के फिर मैं ट्रीट करता हूँ। हमने हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ किए हैं, रीयूज़ कभी भी नहीं किए हमने नीडल्स को। और क्योंकि देखें, आप पेशेंट की सेहत के साथ आप नहीं खेल सकते। दूसरा ये कि जब हम पेशेंट की सेहत से खेलते हैं, स्पेशली एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि नीडल पहले डॉक्टर ने पकड़नी है, बाद में पेशेंट की बॉडी के अंदर हमने उसको लगानी है। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ना पेशेंट के साथ बिल्कुल भी उसकी सेहत के साथ नहीं खेलना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पेशेंट को आप चार्ज करें, पेशेंट को हम पहले से बता देते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हम नीडल्स जो हैं वो रीयूज़ नहीं करते, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्यूपंक्चर के हवाले से ये बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर्स इन चीज़ों को, या जो लाइसेंस्ड एक्यूपंक्चरिस्ट है या जो सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट है, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं लगते।
कोई इक्का दुक्का केसेस में ऐसा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान लेवल पे भी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स एक्यूपंक्चर कर रहे हैं या एक्यूपंक्चरिस्ट काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हम पेशेंट की हेल्थ की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं, उसको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। नीडल्स को हम रीयूज़ नहीं करते बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर मुझे पेशेंट यही क्वेश्चन आंसर करते हैं कि जी आप नीडल्स को रीयूज़ तो नहीं करते या उसको स्टेरलाइज तो नहीं करते, लेकिन मैं अपने चैनल के तवस्सुल से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और हम पेशेंट की हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। दूसरा ये कि चाइना, क्योंकि ये चाइना की डिस्कवर है, तो चाइनीज़ भी अगर उनसे जितना मैंने उनसे सीखा है तो वो लोग भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि आप अपने क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। पेशेंट की हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करते हैं, रीयूज़ नहीं करते, क्योंकि जब आप पेशेंट को चार्ज कर रहे हैं, पेशेंट से आप फ़ीस ले रहे हैं अच्छी खासी, तो आपका भी इखलाकन फ़र्ज़ बनता है, और बीइंग एन गुड प्रैक्टिशनर आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप पेशेंट की सेहत के साथ बिल्कुल भी जो है ना वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी भी अगर सेफ्टी हो रही है तो पेशेंट की सेफ्टी भी हो रही है, क्योंकि आपने खुद पेशेंट को फिज़िकली ट्रीट करना है। तो स्पेशली इस ट्रीटमेंट के हवाले से आपको इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए कि जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो पहले नीडल आपने पकड़नी है, बाद में पेशेंट को इफ़ेक्ट होना है। तो इट्स मीन कि पहले डॉक्टर इफ़ेक्ट होगा, बाद में पेशेंट जो है ना वो इफ़ेक्ट होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा, और उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और स्पेशली एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट को मैं ना तो प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लोग अवेयर हैं इस ट्रीटमेंट के बारे में, और अब क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये ट्रीटमेंट रिकग्नाइज्ड है, हमारे पाकिस्तान में भी रिकग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है। हमारी एसोसिएशन है जो कि पिछले 20 साल से काम कर रही है, मेडिकल एक्यूपंक्चर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जो कि रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। आई एम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल एक्यूपंक्चर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं नई बातों के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तो आप इजाज़त दें। अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।